हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। और देखिए यूपीएससी ने अभी हाल ही में इस तरीके का एक पैटर्न इंट्रोड्यूस कर रखा है, जो कि यूपीएससी ने 2024 में भी सवाल किए थे इससे, और फिर 2025 में भी इससे कुछ सवाल बने थे। जहाँ पे यूपीएससी आपसे कॉलम में सवाल पूछ रहा है, जहाँ पे 3 कॉलम बना के दे दिए जाएँगे और 3 डाटा दे दिए जाते हैं, और आपको इसको सही करना रहता है। अब एग्ज़ाम में ऐसे सवाल मेरा मेरा अनुमान है कि बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? इवन मेरा इस बार ये भी मानना है कि इस बार हो सकता है कि 1 कॉलम और बढ़ा के 4 कॉलम दे दिए जाए, और अगर ऐसा आता है तो घबराना नहीं है। अगर कुछ इस तरीके से जब भी कॉलम बनेगा तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में यूपीएससी ज़्यादा गलतियाँ करेगा। क्यों? मानो आपके पास में 3 कॉलम है, तीनों में फैक्ट दिया हुआ है। तीनों में फैक्ट है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यूपीएससी किसी न किसी कॉलम में कोई ना कोई गलती करेगा। और जब भी ऐसा कोई पैटर्न बने तो आपको ध्यान में रखना है कि या तो आप नन के साथ में जाइए या फिर ओनली वन के साथ में जाइए। प्रोबेबली नन के साथ में, ओनली वन के साथ में तब जब आपको कोई एक ऐसा स्टेटमेंट मिल जाता है जो आपको सही लगता है। उस केस में अगर मेरे से पूछा जाए, अगर मुझे तुक्का मारना ही है एग्जाम में, तो अपन ओनली वन के साथ में जाएंगे, ज़्यादा चांसेस सही होने का। और ऐसा मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, जैसे कि ये 2025 में सवाल पूछा गया था, वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये 2024 में पूछा गया था, और इन सब में देखेंगे तो आंसर एक ही देखने को मिल रहा है, ओनली वन। जैसे कि इसमें जो सवाल किया गया था वो आपसे वाटरफॉल के रिगार्डिंग सवाल किया था, जहाँ पे सबसे पहले धुआंधार के बारे में सवाल पूछा गया था, और कहाँ पे है, मालवा में है, मतलब रीजन कौन सा, मालवा दिया और रिवर नर्मदा दी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मालवा में ना होके जबलपुर में है, ठीक है। फिर हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में, जो कि छोटा नागपुर में है, सबको पता है, और सुवर्णरेखा नदी पे है, ये सबको पता है, तो ये सही था। और बाद में गोस्पा वाटरफॉल के बारे में जानकारी दे रखी है, और वेस्टर्न घाट सही है। रिवर जो दे रखी है वो नेत्रावती हैं, जो कि इसका जो आंसर है वो शरावती था, ठीक है। वैसे अगर अपन बात करते तो 2025 में जो पूछा गया था उसमें ईडी के रिगार्डिंग सवाल था, और जो मिनिस्ट्री दे रखी थी वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे रखा था, जबकि इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था। रेवेन्यू के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये इसके अंदर आता है। तो यूपीएससी ने क्या कर दिया था, इंटरचेंज कर दिया था इन दोनों को, और ये वाला सही था, ठीक है। इलेक्टोरॉट ऑफ इंटेलिजेंस रेवेन्यू। ऑल्दो हमें नहीं पता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी बैठेगा, कोई भी बंदा, वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ता है। पर अगर आप देखेंगे यूपीएससी ने जो भी अभी तक जितने भी सवाल पूछे हैं, इसमें ओनली वन या फिर नन, ये दो ही आंसर सही हो रहे हैं। ज़्यादा सवाल वैसे यूपीएससी ने पूछे नहीं हैं। वैसे सही बताऊँ तो मैं ट्रिक्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जाम में जब भी ऐसे सवाल बनेंगे तो हमारे पास में कुछ ना आए, उससे बेटर तुक्के मारने सही रहेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे तुक्के क्यों मारने हैं, इतना ज़रूरी क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबके साथ में जाइए, लेकिन ऐसे कुछ एक सवाल होंगे जहाँ पे बनेगा और काम होगा। वैसे जहाँ पे लॉजिक लगेगा वहाँ पे अपन लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, जहाँ पे बताया जा रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट द बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब क्या लिखा हुआ है, ऑल द लिस्टेड कंपनी, और ये बात हमें पता है कि जब भी कोई एक्सट्रीम बात कही जाती है तो वो गलत होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लिस्टेड कंपनी। हमें यह पता है कि लिस्टेड कंपनी होगी, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसी कुछ बात होगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका काम करता है, बैंकों से रिलेटेड। इसको कंपनी से क्या मतलब, पहली बात तो ये, ठीक है, बैंक से रिलेटेड काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी काम देखे हैं उसमें मेन काम बैंकों का बैंक है, न कि किसी कंपनी के रिलेटेड कुछ मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। दूसरी बात, ऑल लिस्टेड कंपनी, ये भी गलत हो जाता है, इससे अपन काट सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़िए, इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature। अब आप ये देखिए, वैसे इस स्टेटमेंट को पढ़ के काफी लोग सोचेंगे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे लार्जली लिखा है। जब यूपीएससी, इस बात को ध्यान में रखना कि जब भी यूपीएससी किसी सवाल में एक बड़े सेक्शन को टारगेट करने की कोशिश करे, अब यहाँ पे क्या लिखा, लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, मैक्सिमम नॉन फाइनेंशियल इन नेचर है, पर ये नहीं कि सिर्फ इसकी बात कर रहा है, इसके सिवा भी कोई और हो सकता है। बाकी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत वेग है। वेग कहने का मतलब क्या, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है हमारे पास में। ये किसको लार्ज कह रहा है, लार्ज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब भी कुछ ऐसा वेग स्टेटमेंट होता है, सही होने के चांस बन जाते हैं। लेकिन हमें ये बात तो पता दें कि पहला वाला स्टेटमेंट तो किसी भी सूरत में नहीं है, तो पहला वाला यहां से कट जाता है, बोथ वाला कट जाता है। अब हमारे पास में ये दोनों ही बचते हैं। हम 50-50 तक तो आ ही सकते थे एलिमिनेशन के बेस पे। तो हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं सवाल को सही करने के, सॉल्व करने के। आई थिंक आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ऐसे, जहाँ पे हमने 2020, 21, 22, 23, 18, 19 और चॉइस का पेपर सॉल्व करवा दिया, एंड नाउ वी आर ऑन द 2025। आई होप ये सीरीज आपको सही लग रही है।
नीचे मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम पे हम जितने भी ये नोट्स मैं बना रहा हूँ पीवाईक्यू के, वो एक साथ में वहाँ पे डाल दूँगा। बाकी नीचे मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ। आप वहाँ पे आके भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे भी रिसोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टेटस के माध्यम से वगैरह। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।